LCR सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। कौन से होते हैं LCR सर्किट, क्या होते हैं LCR सर्किट, इसके बारे में अभी जान लेते हैं। ठीक है भाई, तो आपको बेटा एक सीरीज LCR सर्किट जो है वो दिया हुआ है AC का। ठीक है, यहाँ पर देख, ये R हो गया, ये L हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। यहाँ पर हमारी सप्लाई जो है बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट की जो सप्लाई है वो हम लोगों को दे दी गई है। और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे KVL लगाता हूं तो साफ साफ दिख रहा है बेटा, इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा IR, इसके अक्रॉस कितना होगा बेटा Q/C, और इसके अक्रॉस कितना होगा, जल्दी से बोल, LdI/dt होगा कि नहीं। ठीक है, तीनों के बेटा ड्रॉप जो है वो मैंने लिख लिया, E = LdI/dt, V = IR और V = Q/C। तीनों जोड़ दूंगा तो इसकी वैल्यू इक्वेट करने के बाद क्या आएगी, 0 पूरे सर्किट में घूमने पर। ठीक है, और यहां पर क्योंकि अपन ने इसको E मान लिया है तो हम लोग नेट पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, IR + Q/C + LdI/dt = व्हाट, सम वैल्यू V, जो अपन लोगों को यहां से मिल रही होगी, जो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ गए। किसी टाइम T की कहानी जो है वो हमें यहाँ करनी पड़ रही है क्योंकि हमारे पास में इंडक्टिव सर्किट जो है वो मौजूद है। तो लेट Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड I इज द करंट एट टाइम T। किसी टाइम T की कहानी जो है बेटा वो हम लोग लिख रहे हैं। समझ गए। इस T टाइम की कहानी को बेटा समझने के हमारे पास में दो रास्ते हैं जो एनसीईआरटी में बता रखे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग फेजर मेथड से करना चाहते हैं या आप लोग इसको एनालिटिकल मेथड से करना चाहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, फेजर से करो या एनालिटिकल से करो, दोनों ही तरीके आप लोगों को बताए रखे हैं। उन दोनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका आप लोगों से एग्जाम के अंदर करवाया जा सकता है। पूरा पूरा पार्ट इस सिलेबस के अंदर है, स्किप नहीं करना है, इजी होता है, देख लो समझ लो जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इफ यू डू इट बाय एनसीईआरटी वे, आपका कोई नंबर बेटा यहाँ पर नहीं काट सकता। ठीक है, तो डू इट बाय द एनसीईआरटी वे विदाउट एनी वरीज, पूरे पूरे नंबर मिलते हैं और बेटा मजा आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग कौन सा देखते हैं, इसका फेजर डायग्राम वाला जो सॉल्यूशन है उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जो सर्किट हम लोगों को दिखा रखा है उसके अंदर हम लोगों ने करंट की जो वैल्यू है वो क्या मान ली बेटा, I = IM sin ωt + phi। ये phi जो है बेटा ये अपने को बता देगा t = 0 पर क्या कंडीशन है, करंट लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, उससे अपने को यहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है, इसी के हिसाब से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, फेजर डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे पास में जो करंट मौजूद होता है कैपेसिटिव सर्किट में तो चलता है कहाँ, आगे चलता है, और इंडक्टिव सर्किट में कहाँ चलता है बेटा, पीछे चलता है। तो हम अगर मान लो करंट को हमारे पास में इस तरह से मान लेंगे, करंट जो है ना वो हमारा रेफरेंस हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर बेटा VL और VC मार्क करना चाहूं तो वो मैं कहाँ कहाँ पर कर सकता हूँ, क्या क्या मार्क कर रहे हैं मेरे को, VL और VC जो है बेटा वो मार्क कर रहे हैं, और मैंने करंट को है ना बेटा रेफरेंस मान लिया एक्स एक्सिस पे। तो तू बता मेरे को कि अभी अभी तू कैपेसिटिव सर्किट देख कर आया, कैपेसिटिव सर्किट के अंदर तूने क्या देखा बेटा, करंट जो है वो चल रहा था आगे। ठीक है, और वहीं जो अपन लोगों ने यहाँ बेटा इंडक्टिव सर्किट पढ़ा था, इंडक्टिव सर्किट के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, करंट चल रहा था पीछे। तो इंडक्टिव सर्किट का पोटेंशियल तू आगे ले ले। ठीक है, और बेटा जो तेरे मतलब हाँ, इंडक्टिव सर्किट के अंदर क्या कर लेगा तू, पोटेंशियल जो है वो आगे ले लेगा, और जो तेरा कैपेसिटिव सर्किट है उसका पोटेंशियल कहाँ ले लेगा, पीछे। तो अगर मैं इसको उसी फेजर के ऊपर या एक ही फेजर के ऊपर दिखाना चाहूं, अगर मैं इस चीज को एक सिंगल फेजर के ऊपर दिखाना चाहूं तो बेटा तू ही बता कि यहाँ पर मेरे को क्या करना चाहिए जिससे कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। बता, ऊपर वाला VC या ऊपर वाला VL, दो ही तो ऑप्शन है। तो सर हमें ये पता है कि अभी VC के अंदर हमारा करंट जो है वो लीड कर रहा था, तो ये हमारा VC हो जाएगा और ये हमारा VL हो जाएगा। इसको देखते ही मेरे को ये वाली बात समझ में आ जाती है कि अगर इंडक्टिव सर्किट हुआ, यानी कि अगर फाइनल इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव सर्किट के जैसा मुझे मिलता है, इन दैट केस मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो VL की तरफ होगा, क्योंकि फेजर है। तो जो नेट बचेगा मेरे पास में वो क्या होगा भाई, अगर मेरा सर्किट जो है वो इंडक्टिव सर्किट हुआ, तो इन केस ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट, इफ द सर्किट बिहेव्स लाइक एन इंडक्टिव सर्किट, तो इन दैट केस मेरा जो नेट है बेटा वो किस तरह का आ जाएगा, ऊपर की तरफ VL माइनस VC वाला। कैसा आ जाएगा बेटा, VL माइनस VC आंसर आ जाएगा, और ये मेरे पास में I तो हमेशा रहेगा ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और यहीं अगर मेरा जो सर्किट है वो हो गया बच्चों कैपेसिटिव, मतलब कैपेसिटिव बिहेवियर जो है वो शो कर रहा था। ठीक है, इन दैट केस मेरे पास में जो आंसर आएगा उसके अंदर क्या बचेगा मेरे पास, करंट तो बेटा इधर आ जाएगा, जबकि यहां बच जाएगा मेरे पास VC माइनस VL। इसके अंदर मुझे कोई शक नहीं होना चाहिए, ये वाली बात बेटा मेरे को सीधे सीधे समझ में आनी चाहिए।
क्योंकि यही एनालिसिस जो है फेजर से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, है ना। तो भाई इसके हिसाब से यहाँ पर क्या रहेगा, अपना एक्सएल रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, एक्ससी रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या रखेगा बेटा, आर रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जो भी मेजर रहेगा उसके हिसाब से हम लोग अपना जो नई क्वांटिटी एक डिफाइन करेंगे जिसका नाम रहेगा बेटा इंपिडेंस यानी कि जेड। एक नई क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करने वाले हैं जिसका नाम क्या रहेगा बेटा, इंपिडेंस। आर तो बेटा हमेशा जिंदगी में मौजूद है ही सही, पर एक्सएल और एक्ससी के अंदर से, किस किस के अंदर से बेटा, एक्सएल और एक्ससी के अंदर से जो भी ज्यादा होगा उसकी तरफ टिल्टेड क्या होगा, आप लोगों का फेजर होगा। तो z की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकती है हमारे पास में, वो हो सकती है बेटा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस या तो बच्चों एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, या फिर क्या हो सकती है बेटा z की वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है आप लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं, इसका नाम क्या रख दिया बेटा हम लोगों ने, इंपीडेंस रख दिया है। ठीक है, क्या नाम रख दिया इसका, इंपीडेंस जो है वो नाम हमने रख दिया। ये हमारा इंडक्टिव सर्किट हुआ तो उसके लिए, और ये हमारा अगर कैपेसिटिव सर्किट हुआ तो उसके लिए। मुझे ये पता है फेजर तो बेटा इस तरह का बनने वाला है, ये हमारा कैपेसिटिव सर्किट का फेजर है, ठीक है। ये फेजर किसका है बेटा, ये हमारा एक इंडक्टिव सर्किट का जो फेजर है वो आपके सामने है, ठीक है। परंतु है सारे के सारे फीचर्स, इसके अंदर बेटा VL भी आ रहा है और इसके अंदर VC भी आ रहा है। तो ऐसा मत सोचना कि बस पीछे चल रहा है तो चलो ये कर लो, है ना। फिर बेटा हम लोग इन दोनों का नेट निकालते हैं, जैसे IR है ना, तो हम लोगों को यहाँ पर V नेट जो है वो निकालने को मिलता है, और इसी तरह से इसमें भी हमें क्या निकालने को मिलता है बेटा, V नेट जो है उसकी वैल्यू निकालने को मिलती है, ठीक है। एक स्पेशल कंडीशन इसके अंदर क्रिएट होती है जब आपके एक्सएल और एक्ससी की जो वैल्यूज होती हैं बेटा वो बराबर हो जाती है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब पहले देख लेते हैं हमें एनसीईआरटी ने किस तरह से चीजों को बता रखा है। ये देख, VL, VR, VC एंड V रिप्रेजेंट द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड द सोर्स। ठीक है, ये तो अपन लोग जानते ही हैं बेटा, है ना। ये देखिए यहाँ पर बनाकर दे दिया है इन्होंने, तो हम लोग जानते हैं बेटा VR इज पैरेलल टू I के पैरेलल हमने VR बना दिया है। VC इज पाई बाय 2 बिहाइंड, मतलब कि नीचे की तरफ, VL इज पाई बाय 2 अहेड, जो हमने ऊपर बनाया था बेटा भाई, जो हमने क्या बनाया था, पीछे बनाया था कि VL पाई बाय 2 अहेड है। देखो VL आगे बना दिया बेटा पाई बाय 2, और वहीं बच्चों जो हमारे पास में VC है उसको हमने क्या कर दिया, पाई बाय 2 बिहाइंड कर दिया, यानी कि लैगिंग कर दिया, ठीक है ना। इन लोगों ने जो बेटा फिगर बना रखी है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं VL VC ऑपोजिट बने हुए हैं, ये बीच में क्या बना हुआ है बेटा, VR, यानी कि करंट के हिसाब से। तो जब हम लोग देखेंगे R के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा बेटा वो क्या होगा, IR, C के अक्रॉस क्या होगा बेटा, IXC, और L के अक्रॉस क्या होगा, IXL। इन तीनों ड्रॉप्स को हम लोग लिख सकते हैं, और बेटा तीनों पोटेंशियल का जो सम है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में, टोटल ड्रॉप के बराबर। तो VL प्लस VR प्लस VC की वैल्यू क्या है बेटा, V, राइट। जैसे ही ये वाली वैल्यूज हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को पता लगता है कि हमें क्या करना है बेटा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हमारे पास में VRM है, यहाँ हमारे पास में VC प्लस VL वाला फेजर जो है वो बनाया गया है, जो असलियत में क्या है बेटा, ये वेक्टोरियल लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है बेटा, वेक्टर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। असली में बेटा ऐड नहीं करना है, असली में दे आर बीइंग सब्ट्रैक्टेड, पर वो वेक्टर लिखा है ना इसलिए प्लस का साइन है, तो डरना मत। ये असली में VC माइनस VL है, कुछ लिखा है क्या, ये रहा, ये रहा VC माइनस VL, वेक्टोरियल ही लिख दिया इसलिए इसको ऐसे लिख दिया है, अदरवाइज उनको क्या किया जा रहा है बेटा, घटाया जा रहा है, ठीक है। तो ये और आपके VRM का नेट जो हमने V निकाला, ये वो हम लोगों का असली में पोटेंशियल जो है वो है। इस वाले V की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इस वाले V की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, ये हमारे पास में बेसिकली एक कैपेसिटिव सर्किट है, क्योंकि देख VC का जो फेजर है वो ज्यादा बड़ा है, VC का जो फेजर है वो ज्यादा लंबा है ना, तो VL जो है वो इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में अल्टीमेटली कैपेसिटिव सर्किट का बिहेवियर आपको मिलेगा और आपके जीवन में मजा रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर ये इंडक्टिव बिहेवियर होता, अगर ये बिहेवियर कैसा होता बेटा, इंडक्टिव होता, तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम लोग जाएं तो मैं इंडक्टर वाला जो ये हमारा फेजर है ना बेटा इसको बड़ा बना देता, और जो ये कैपेसिटर वाला जो फेजर है इसको क्या बना देता बेटा, छोटा बना देता, ठीक है। इनसे एकदम मस्त 90 डिग्री पर हमारा VR तो मौजूद है ही सही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये हमारा VC, ये हमारा क्या बेटा VL, ठीक है। अब जब मेरे को दिख रहा है कि भाई मेरा VL जो है वो बड़ा है,
तो फाइनली जब मैं बनाता तब मैं क्या बनाता, मैं इस तरह से लाइनें खींचता एकदम जबरदस्त रूप से, और ये लाइनें खींच के यहां पर क्या बना देता बेटा, मैं यहां पर बना देता VL माइनस VC। ठीक है बेटा, ये तो खत्म ही कर दिया। अब मैंने यहां पर क्या रहता बेटा, हमारा VR रहता एकदम जोरदार वाला, और इन दोनों का जो नेट है वो कहीं निकल के इधर आ रहा होता, ये हमारा क्या आ जाता, V नेट। ठीक है, और वापस जब मैं इसकी वैल्यू लिखता, अब की बात, वो वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती, अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। आई बात समझ? तो बेटा इस तरह से हम लोग V नेट की जो वैल्यू है वो आराम से लिख सकते हैं। ये हमने जो यहाँ पर फेजर ड्रॉ किया है, ये एक इंडक्टिव सर्किट के लिए बेटा फेजर जो है वो ड्रॉ किया गया, और जो वहां जो फेजर आपको दिखाया गया ना असली में, ये वाला फेजर जो आपको दिखाया गया, ये कैपेसिटिव सर्किट का फेजर है। ऑल्दो इन्होंने कहीं लिखा नहीं है, पर ये मैं आपको बता दूं क्योंकि नेट जो है वो VC जो है वो ज्यादा है और VL जो है वो कम है, जैसा कि इस डायग्राम को देख के पता लगता है। VC की लेंथ कम मतलब ज्यादा, और VL की लेंथ जो है वो कम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, है ना। ये VC माइनस VM, इन लोगों ने एक जनरल केस ले लिया जिसमें मॉड लगा दिया, कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, उससे हमें लेना देना अब नहीं रहा। फिर वही सब देख बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, या ऐसा बोल दे कि वेक्टर अप्लाई कर दिया, तो V की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, V की वैल्यूज पुट कर दी IR, और यहां पर क्या कर दिया IXC और IXL, इसका अंडर रूट ट्रांसफर कर दिया, तो मेरे पास में I की जो वैल्यू है बेटा वो निकल के कितनी आ गई, VM अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। इसी वाली टर्म को हमने क्या नाम दे रखा है बेटा, Z या फिर इंपीडेंस, जो मैंने आपको अभी अभी बताया था। ठीक है, इस तरह से चीजें निकल के आती हैं। देखिए लिखा है Z अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में आंसर जो आता है। ठीक है, अब ध्यान रखें, फेजर I इज ऑलवेज पैरेलल टू फेजर VR, मतलब रजिस्टर के अंदर जो V और I है वो आपस में हमेशा पैरेलल रहते हैं, ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक है, तो फेज एंगल फाई इज द एंगल बिटवीन VR एंड V एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो बेटा आप हमेशा tan फाई की जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं बिना किसी समस्या के। ठीक है, अगर आपको कोई ये वाला एंगल निकालने को बोले कि भाई ये V नेट है और ये वाला एंगल मान ले बेटा फाई है, तो तू tan फाई लिख सकता है ना इनके लिए। भाई tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, VL माइनस VC अपॉन VR, जहां से भी तेरे को मेजर करने को दिया हो, तो ये तो अपनी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसी तरह से जो tan फाई है वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है VC माइनस VL अपॉन VR, कोई समस्या इसके अंदर मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, सीधे सीधे एंगल लिखना है, पूरा पूरा वेक्टर है बेटा, ये पाइथागोरस थ्योरम व्योरम लिखे और इसको पढ़ के कंफ्यूज मत होना, जस्ट अप्लाई वेक्टर्स एंड डू द नीडफुल। ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। tan फाई यहाँ पर देखिए XC माइनस XL अपॉन R, जैसे ही आपने VCM की वैल्यू पुट की, कितनी पुट की, VCM की वैल्यू मान लो मैंने यहाँ पर पुट कर दी तेरे लिए I इंटू XC, माइनस क्या कर दिया I इंटू XL डिवाइडेड बाय I इंटू R, I कट गए। ठीक है, तो तेरा जो tan फाई है उसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, tan फाई इज इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R, ये वैल्यू बेटा फाइनली आपकी निकल के आ जाती है, आपको कोई दिक्कत जो है वो भी नहीं आती है। डन, राइट, वेरी नाइस। इस सिस्टम से हम लोग इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। अब ये जो इक्वेशन आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग इम्पीडेंस ट्राइंगल के नाम से भी जानते हैं, जो आप लोग यहां देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज इम्पीडेंस ट्राइंगल। ठीक है, प्यार से बस ऐसे ही इसका नाम रख रखा है बेटा हमने, इम्पीडेंस ट्राइंगल, ये वाली बात ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखना। अगर ये R है, ये XC माइनस XL या XL माइनस XC या नीचे की तरफ, तो हाइपोटेन्यूज जो होता है वही हमेशा क्या होता है आपका Z होता है। ठीक है, तो इम्पीडेंस ट्राइंगल इसका बस नाम रख रखा है, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, अब देख क्या बोल रहा है, XC इज ग्रेटर देन XL अगर हो गया तो फाई जो है वो पॉजिटिव आता है ना, और हम बोलते हैं सर्किट इज प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव, जैसा मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। XC अगर बेटा लेस देन XL हो गया तो फाई नेगेटिव आ जाता है और सर्किट जो है वो इंडक्टिव हो जाता है। समझ गए, जो सर्किट में फेजर आपको अभी दिखाया गया है उसके अंदर XC जो है वो ग्रेटर देन XL लेकर बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं XC ग्रेटर देन XL वाला केस, जिसके अंदर I जो है वो यहाँ पर है, V नेट जो है बेटा वो यहाँ पर है। ठीक है ना भाई, समझ गए ना, यहाँ पर XC ग्रेटर देन XL था, राइट, तो नीचे की तरफ बनेगा, इसीलिए बेटा इस तरह का, समझ गए ना, है ना, कोई T टाइम के ऊपर बना हुआ है तो इसलिए ओमेगा T1 ट्रेवल्ड है, ये वाली बात भी ध्यान रखना T टाइम के लिए, है ना, अदरवाइज तो जैसा बनता है वो मैंने आपको बता ही दिया, इसके अंदर कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। ठीक है,
अब इसमें एक चीज आपसे पूछी जाती है कि स्टेडी स्टेट क्या होती है, तो ध्यान देना, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके अंदर देख, मैं तुम्हें बताऊं इसको कहां से पढ़े। देखो, फर्स्ट द फेजर डायग्राम से नथिंग अबाउट द इनिशियल कंडीशन, वन कैन टेक एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है, एंड ड्रॉ डिफरेंट फेजर्स विच शो द रिलेटिव एंगल बिटवीन द डिफरेंट फेजर्स। आप अलग अलग फेजर बना के आराम से अलग अलग फेजर्स को आप अलग अलग एंगल्स के ऊपर चेक कर सकते हैं। द सॉल्यूशन सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान रखना, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। ये बेटा एक जनरल सॉल्यूशन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें। एडिशनली वी डू हैव अ ट्रांजिएंट सॉल्यूशन व्हिच एग्जिस्ट इवन फॉर फ्रीक्वेंसी जीरो। ऐसी कंडीशन भी होती है जो बेटा जीरो फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास में एग्जिस्ट करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, जो जनरल सॉल्यूशन होता है आपका, इट इज द सम ऑफ ट्रांजिएंट सॉल्यूशन एंड द स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। ये बहुत जोरदार क्वेश्चन है बेटा, है ना। डिफाइन द जनरल सॉल्यूशन, या व्हाट इज द ट्रांजिएंट सॉल्यूशन, व्हाट इज योर स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि सीबीएसई क्वेश्चन जो यहाँ पर बना, किसका बना बेटा, ट्रांजिएंट। एक तो देख पूरा समझाने वाला तो आ ही गया, ट्रांजिएंट सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन क्या है, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब स्टेडी स्टेट हमेशा कब अचीव होती है, जब आप लोगों का बहुत सारा समय जो है वो बीत जाता है। तो बेटा आफ्टर अ सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम द इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजिएंट सॉल्यूशन डाई आउट एंड बिहेवियर ऑफ द सर्किट इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना, जब फ्रीक्वेंसी जीरो है उस समय हम लोगों ने ट्रांजिएंट कंडीशन के बारे में बात की बेटा। एट द सेम टाइम जब बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सब आ जाती है, सब कुछ हो जाता है, और हम लोग एक टाइम इनफाइनाइट या ऐसा बोलो बहुत लंबे समय के बाद में जब सर्किट को वापस से चेक करने के लिए जाते हैं, इन दैट केस हम लोग किसकी बात करते हैं, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्योंकि जो भी चीजें बेटा ट्रांजिएंट इफेक्ट्स हो रहे होते हैं सर्किट के अंदर, वो इफेक्ट सब खत्म हो जाते हैं, दे डाई आउट। समझ गए, है ना। और अब आता है इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम लोगों ने जो इनिशियली इक्वेशन लिखी थी ना, हम लोग उससे इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। जो इक्वेशन लिखी थी ना बेटा अपन ने, यही वाली, हाँ, पूरा का पूरा सर्किट ये वाला, ये आर, ये सी, ये आपके इंडक्टर भैया, ये हमारे पास में एसी सोर्स, ये हो गया, ठीक है ना भाई। तो इसके अक्रॉस जब हमने पोटेंशियल ड्रॉप लिखा तो आई आर, इसके अक्रॉस कितना लिखा बेटा, क्यू बाय सी, और इसके अक्रॉस लिखा बच्चों एल डी आई बाय डी टी। समझे, ये कंडीशन थी। तो देख, एल डी आई बाय डी टी प्लस आई आर प्लस क्यू बाय सी इज इक्वल टू वी। यहाँ हमारे पास में बेटा एक सोर्स जो है वो लगा हुआ है एसी, और हमने कहा कि v की जो वैल्यू है वो हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, vm साइन ओमेगा टी। समझ गए ना भाई, अपन लोग तो आर के हिसाब से चल रहे हैं एकदम मस्त तरीके से, है ना। अब i की वैल्यू क्या होती है बेटा, dq बाई dt, तो i को यहाँ पे dq बाई dt कर दे, जिससे कि हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो, तो ये क्या हो गया, i की वैल्यू को dq बाई dt रखा अपन ने, तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हमें दिखती है। तो देख क्या हो गया, l d2q बाय dt स्क्वायर प्लस r dq बाई dt प्लस q बाई c इज इक्वल टू vm साइन ओमेगा t। ये लिखा हुआ है, दिस इज लाइक द इक्वेशन ऑफ फोर्स या डैम्प्ड ऑसिलेशन। असली में जो इक्वेशन है ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की या फोर्स्ड ऑसिलेशन जो होते हैं, जो हमने क्लास 11वीं में पढ़ा है, उसकी भी इक्वेशन होती है, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा q की वैल्यू भी अगर हम लोग देख लें, इसका एक सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं। q के ही सॉल्यूशन निकलेंगे बेटा, q में ही है डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोगों ने यहाँ पर ये बनाई है। तो इसके जो बेटा सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, देखो ये अपन लोगों को पढ़ना तो होता नहीं है, पर इसका सॉल्यूशन जब हम लोग निकालते हैं तो वन ऑफ द सॉल्यूशन इज qm sin ओमेगा t प्लस थीटा, ऐसा मान लिया, ठीक है। और अगर इस वाले q को अपन लोग डिफरेंशिएट करके करंट निकालने की कोशिश करें, तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, qm ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा, करेक्ट। और d2q बाई dt स्क्वायर निकालेंगे तो बेटा ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इन सब वैल्यूज को हम पहली इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। पहले dq बाई dt निकाल, d2q बाई dt स्क्वायर निकाल, और उसके बाद में बेटा इक्वेशन के अंदर दोबारा से पुट कर दे। जब हम लोग बेटा इसको पुट करते हैं, है ना, तो हमारे पास में ये वाली टर्म्स आई जाती हैं जो आप लोगों के सामने है ना। ध्यान रखना, xc की वैल्यू को हम लोग 1 बाय ओमेगा c लिखने वाले हैं, xl की वैल्यू को ओमेगा l लिखने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग जो करने वाले हैं वो वाली चीज आप लोगों को पता है। इस इक्वेशन को जो हमने यहाँ पर लिखी है, ये वाली, इस वाली इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करते हैं बेटा, z की इक्वेशन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में जो आंसर है फाइनली, वो वाला जो आंसर है वो क्या निकल के आता है बेटा,
वो आंसर हमारे पास में जो निकल के आता है, ये साइन फाई कॉस फाई सारी की सारी टर्म्स बेटा हमारे लिए अलग अलग आ जाती हैं। इसके अंदर इस r बाय जेड को हम लोग बेटा कॉस फाई ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका कॉस फाई है। एक्सी माइनस एक्सएल बाय जेड को हम लोग साइन फाई ले लेते हैं, ठीक है। और फिर फाइनली जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं वो इक्वेशन में क्या आ जाता है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। फिर से एक कैपेसिटिव सर्किट की तरह आप लोग इसको देख सकते हैं। और जब उन सारी वैल्यूज को फिर से इक्वेशन में पुट करते हैं तो आ जाता है बेटा क्यू एम ओमेगा जेड कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब बेटा इस वाली इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों साइड्स को, जिसके अंदर भाई इसके जो डायमेंशंस हैं वो वीएम के बराबर होंगे, तो इसलिए वीएम की वैल्यू क्या हो गई, क्यू एम ओमेगा जेड। अगर हम लोग यहाँ पे वीएम लिखने की कोशिश करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, क्यू एम ओमेगा जेड। इन्हीं दोनों को तो कंपेयर करना है, ठीक है। और वहीं बेटा जब आप लोग देखते हैं आगे वाली टर्म को तो उनके डायमेंशन भी बेटा सेम है, पर हमें तो बस वीएम को ही कंपेयर करके तीनों को कर लेना है, उनके डायमेंशन तो बने तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वीएम की वैल्यू क्या हो गई, क्यू एम ओमेगा जेड, जिसमें बेटा एक क्यू ओमेगा वाली जो टर्म है इससे हमें क्या मिल जाता है बेटा, करंट मिल जाता है, ठीक है। इस वाली वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट की तरह भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाता है, क्योंकि बेटा Z जो है वो तो हर हाल में इंपीडेंस यानी कि रेजिस्टेंस की तरह ही हमारे लिए बिहेव करेगा, तो ये जो क्यू एम ओमेगा की टर्म है ये असली में करंट है। तो I का एक और जो आप लोगों ने यहाँ पर आंसर देखा वो क्या देखा बेटा, क्यू एम इंटू ओमेगा। अदरवाइज तो बस डी क्यू बाई डी टी लिखते थे, है ना, पर यहाँ क्योंकि साइकिल के लिए लिखा जा रहा है तो इसलिए बेटा क्यू ओमेगा के नाम से भी आप लोगों को जो करंट की वैल्यू है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। समझ गए। थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो हो सकती है भाई थीटा माइनस फाइव की वैल्यू क्या ले लो तुम लोग, भाई थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, क्यू थीटा माइनस फाइव माइनस फाइव बाय टू, इस माइनस फाइव को इधर ले जा तो ये क्या हो गया, माइनस फाइव बाय टू प्लस फाइव, है ना। और अब आई की जो वैल्यू है उसके अंदर पुट कर दे डी क्यू बाई डी टी निकाल के, ये अपन लोग जानते ही है क्यू की वैल्यू कितनी है, तो क्यू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, तो आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आ गया, ठीक है। या फिर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जैसे भी आप लोग लिखना चाहें, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब आप लोग पुट कर देते हैं, कौन सी वाली वैल्यू बेटा, यही वाली वैल्यू, कहां चली गई ये वाली वैल्यू, माइनस पाई बाय टू प्लस फाइव वाली, माइनस पाई बाय टू प्लस फाइव वाली जब आप लोग वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो आपके पास में क्या आ जाता है बेटा, फाइव आ जाता है। और आई एम की वैल्यू तो तुम जानते ही हो, वी एम बाय जेड, तो सारी की सारी चीजें वैसी वैसी निकल के आ जाती हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं बेटा कि दस द एनालिटिकल सॉल्यूशन फॉर द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द करंट इन द सर्किट एग्रीज विद द ऑब्टेन्ड बाय द टेक्निक ऑफ फेजर्स। अब मैं ये बता दूं, इसके अंदर जो आप लोगों से पूछा गया है पहले, सुन लेना ध्यान से, जो आप लोगों से पहले पूछा गया है वो बेटा क्या है, आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी जो आपसे पूछा है वो वाला पार्ट है बेटा, ये वाला फेजर, क्योंकि वो यही चेक करना चाहते हैं कि आप लोग फेजर बना पाते हैं क्या, ठीक है। एनालिटिकल आप लोगों से पूछा नहीं जाता है, इसीलिए बेटा इसके ऊपर आप लोग बहुत ज्यादा जोर नहीं देंगे, जोर सारा का सारा किस पे देंगे बेटा, फेजर के ऊपर देंगे, ठीक है। वंस यू गिव जोर ऑन द फेजर डायग्राम आपको सारा का सारा समझ में आ जाता है। और फेजर हम लोगों ने बहुत तरीके से सारे फेजर वेजर बना के समझ लिया है विदाउट एनी ट्रबल। मेरे हिसाब से आपको अब ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारे पास में हो गया, ठीक है। और अब जो नई कंडीशन आती है उस वाली कंडीशन का नाम क्या है बच्चों, रेजोनेंस है। इसके बारे में भी अब हम लोग बात करते हैं, आइए। तो देखो बच्चों, जो अब अपने को चीज पढ़नी है इस वाले चैप्टर में वो क्या है बेटा, रेजोनेंस वाली कंडीशन है। और इसके साथ साथ हम लोग जो इस वाले चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं उसके अंदर आएगा बेटा आपका एलसी ऑसिलेशंस, ठीक है। पावर फैक्टर वाला जो पार्ट है वो बोर्ड ने आप लोगों का रिमूव कर दिया है, ठीक है ना। ऑल्दो हम लोग तो भी हल्का फुल्का सा उसका आइडिया अगर जरूरत हुई तो वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, रेजोनेंस, एलसी ऑसिलेशंस और इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट, ठीक है। ट्रांसफार्मर वाला पार्ट भी अभी बचा हुआ है, वो भी अपने को देखना है ना। तो अगले लेक्चर के अंदर वही देखेंगे। ऑलराइट, चलो मिलते हैं।